नमस्कार साथियों, शारदीय नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये आपके पर्सनल मनोविज्ञान से संबंधित भी होगा। जो बच्चों के मनोविज्ञान है उसके संबंधित में भी आपको मदद मिलेगी इस टॉपिक में। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में, यूपीटेट में, इवन नेट और जेआरएफ में भी इसके प्रश्न आते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से हम इसको लेवल को थोड़ा हाई रखेंगे इस बार और नेट जेआरएफ के भी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है अधिगम अक्षमता या अशक्तता। अक्षमता या अशक्तता, कभी कुछ भी शब्द मिल जाए, या असमर्थता या असमर्थता। हिंदी में ये तीन नाम प्रचलित रूप से आएंगे, अक्षमता, अशक्तता या असमर्थता। अंग्रेजी में इनको कहेंगे लर्निंग डिसएबिलिटी। लर्निंग डिसएबिलिटी क्या है, मतलब इसकी पहचान, विशेषताएं किन बालकों में पाई जाएगी। दूसरा, क्या उपचार हो सकते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और फिर एक वीडियो हो सकता है इसका हम प्रश्नों से संबंधित बना दें, जिसमें प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षा में उसकी चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 नंबर का यूपीटेट, सीटेट, इवन जेआरएफ नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मार्क्स के दृष्टिकोण से ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। पैडागॉगी के भाग में, पैडागॉगी वाले पार्ट में ही 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप हिंदी की पैडागॉगी हो, संस्कृत की हो, इंग्लिश की हो, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट को। लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या, पहले इसको जानते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी को हम विकारों का समूह कहते हैं। विकारों का समूह। विकार मतलब होता है डिसऑर्डर्स। बहुत टाइप की डिसऑर्डर्स आपने पढ़े होंगे, आपने एग्जाम में देखे होंगे, जैसे अफेजिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इसी प्रकार से डिसलेक्सिया। ये नाम आपने सुने भर हैं, क्या हैं इनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जान रहे होंगे। कुछ लोग जान भी रहे होंगे तो पूरा एक समुच्चय के रूप में इसको नहीं समझ रहे होंगे। तो आज हम इनके समुच्चय को समझेंगे। पहले हम इसको प्रारंभिक रूप से समझ लें कि क्या है एक्चुअली में। विकारों का समूह है, पहली बात तो ये दिमाग में रखेंगे। विकारों का समूह किस प्रकार के विकार होते हैं? बोलने से संबंधित, लिखने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, तर्क करने से संबंधित, गणित के प्रश्न हल करने से संबंधित। तो सिंपल सी परिभाषा, अधिगम अक्षमता क्या है? अधिगम अक्षमता उन विकारों का समूह है जो कि बोलने, लिखने, पढ़ने, तर्क करने, गणित के प्रश्न हल करने से संबंधित होते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अधिगम अक्षमता होती क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों होती है? तो आप जान रहे हैं कि हमारा शरीर नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो शरीर में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है। ये तंत्रिका तंत्र मेल फंक्शनिंग करने लगता है, यानी कि सही से काम नहीं करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इम्प्रॉपर बिहेवियर से ये सारी समस्याएं जनरेट होती हैं। यानी ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं किसी में भी हो सकते हैं। इवन आपको सामान्य दिखने वाले बच्चे में भी हो सकते हैं, बहुत अधिक रिच बच्चे में भी हो सकते हैं। यानी सामान्य बुद्धि है उस बालक में भी ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। या फिर जिसके माता पिता बहुत उच्च श्रेणी में आते हैं, अमीर हैं, तो ऐसे बालकों में भी ये हो सकता है। इवन मानसिक मंदित जो कि मेंटली रिटार्डेड है, उनमें भी हो सकता है। तो अधिगम अक्षमता में एक बात समझ लीजिए कि कोई भी वर्ग प्रभावित हो सकता है। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी अधिगम अक्षमता से बहुत परे हैं। हाँ, लेकिन एक बार केबीसी में खुद
अभिषेक बच्चन के बारे में अमिताभ बच्चन जी ने बताया था कि वो डिसलेक्स बालक थे शुरुआत में, बाद में उनको क्योर किया गया और वो डिसलेक्स से बाहर आ गए। तो डेफिनेटली ये अमिताभ बच्चन का, अभिषेक बच्चन का एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि वो डिसलेक्स बालक थे, कैसे क्योर हो, यानी क्योरेबल है अधिगम अक्षमता। अब आइए हम इसको समझते हैं विशेषताओं में, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबरिंग दे दें, जैसे कोई वाक्यांश है, फ्रेज या कोई शब्द है, कोई अक्षर है, ऐसे बालकों को वाक्यांश शब्द अक्षर को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में कठिनाई होगी। कैसी कठिनाई होगी? जैसे मान लीजिए ये हमने इसको WAS लिखा है, सामान्यतः बच्चा इसको WAS वाज पढ़ेगा, लेकिन हो सकता है उसको शॉ पढ़े। या यहाँ हमने न्यूक्लियर लिख दिया, न्यूक्लियर लिखा है, हो सकता है उसको अनक्लियर पढ़े, या उच्चारण दोष भी कर सकता है। तो ऐसे बच्चे जिनको वाक्यांश यानी फ्रेजेस को, वर्ड्स को, लेटर्स को पढ़ने समझने में दिक्कत होती है, वो बालक इस श्रेणी में आते हैं। कोई बच्चा 9 को 6 लिख रहा है या 6 को 9 लिख रहा है या पढ़ रहा है, तो ये मान लीजिए वो बालक डिसलेक्स बालक है। P को Q बना देता है, ऐसा P हो है, इसको Q बना दे, Q को P बना दे, अक्षर को उल्टा कर दे, M को W बना दे, W को M कर दे, V को उल्टा ऐसे बना दे, तो ये मान लीजिए ये बालक डिसलेक्स बालक हो सकता है। दूसरा है, ऐसे बालकों में स्थान की समझ नहीं होती है। स्थान, स्पैटियल हम इसको कहेंगे, स्पैटियल नॉलेज की कमी होती है। स्पैटियल नॉलेज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप स्कूल से बच्चे को ले जा रहे हैं घर, रोज़ जा रहा है बच्चा स्कूल से घर, रोज़ जाता है। कभी कभी उसको आप अकेला छोड़ दीजिए तो वापस घर से स्कूल या स्कूल से घर जाने में उसको दिक्कत महसूस होगी। तो स्पैटियल नॉलेज जो होती है हमारी, इसको स्पेस से रिलेटेड होती है, ये स्पैटियल नॉलेज का अभाव होता है। इसी में हम तीसरा पॉइंट बना दें, काल बोध की कमी होती है, यानी टाइम के हिसाब से वो सही एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं कर पाता है चीज़ों को। कैसे टाइमिंग नहीं कर पाता? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसके लिए, कक्षा में पहुंचना है 7 बजे, क्लास स्कूल का टाइम जो है 7 बजे का है, और बच्चा 6:30 बजे पहुंच जा रहा है, पता ही नहीं उसको समय का क्या मैनेजमेंट करना है, या वो 8:30 बजे पहुंच रहा है, 7:30 बजे पहुंच रहा है, समय पर वो निश्चित रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, यानी काल बोध का उसके पास ज्ञान नहीं है। तो ऐसे बच्चे अक्सर ये गलतियां करते हैं समय के रिगार्डिंग, स्पेटियल नॉलेज के रिगार्डिंग, यानी कि स्थान के रिगार्डिंग। एक अगली विशेषता जो हो सकती है, उन्हें दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट का ज्ञान नहीं होता, ऊपर नीचे, कोई चीज़ ऊपर है कोई चीज़ नीचे है, क्रम ऑर्डर में चीज़ों को लगाना नहीं आता। ऑर्डर यानी जो छोटे से बड़े, बड़े से छोटे क्रम में, दाएं से बाएं के क्रम में, नीचे से ऊपर क्रम में, ऐसी चीज़ों को रखने में उन्हें दिक्कत होती है। रख भी लेते हैं तो कभी कभी गलतियां कर देते हैं। इसके अलावा इनमें मोटर स्किल को हिंदी में कहेंगे पेशीय क्षमता, दूसरा शब्द डाल दीजिए पेशीय समन्वय, मोटर कोऑर्डिनेशन, समन्वय, पेशीय समन्वय नहीं होता। अब पेशीय समन्वय कैसे नहीं होता? क्योंकि इसको एग्जाम पे समझते हैं। बच्चे को साइकिल चलाने दीजिए, जो बच्चे डिसलेक्स नहीं है वो दोनों हैंडल्स को बहुत आसानी से पकड़ के साइकिल चला सकते हैं। ऐसे बच्चे क्या होता है, साइकिल का हैंडल उनका सही नहीं आएगा। इवन उन्हें पेंसिल शार्प करने के लिए दीजिए, पेंसिल को आपको उनको शार्प करना है, तो पेंसिल शार्प करने के लिए पेंसिल और शार्पनर को सही से कोऑर्डिनेशन में नहीं बैठा पाएंगे।
तो दरवाजे का हैंडल खोलने में दिक्कत हो सकती है, चटकनी जो हमारी लगी होती है इसको खोलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कि उनके मोटर कोऑर्डिनेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, मोटर स्किल्स में ये पुअर पाए जाते हैं। तो इसके अलावा इसमें और एक विशेषता ऐड करें, ये इंस्ट्रक्शन अगर आपने मौखिक दे दिए, मौखिक जो अनुदेश होते हैं, मौखिक आदेश कह लीजिए, अनुदेश कह लीजिए, आपकी समझ की भाषा में ही हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। मौखिक अनुदेश यानी कि जो ओरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आपने कहा किसी बच्चे से कि जाके ये काम कराओ, तो उनको समझने में बड़ी समस्या होती है, आपका काम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो छोटा से काम बताएंगे तो वो काम भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ऐसे अनुदेश जो ओरली बच्चे को दिए जाते हैं उनको करने में दिक्कत हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो। ये सारी विशेषताएं जो हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी विशेषताएं हों। कोई एक विशेषता हो सकती है बच्चे में पाई जाए, कोई दो हो सकती हैं, या अभी जितनी हम लिस्ट आपको बता देंगे हो सकता है ये सारी की सारी विशेषताएं ऐसे बच्चे में पाई जाती हों। तो आप इसको उसी आधार पर जज करिए कि एक विकार हो सकता है, दो विकार हो सकते हैं, या कई सारे विकारों को एक साथ इंटीग्रेटेड करके बच्चे में आ सकता है। अगर किसी बच्चे में एक साथ सारे इतने विकार आ गए हैं तो उसकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल हो जाती, बहुत ही दयनीय हो जाएगी, क्योंकि ये सारी दिक्कतें एक साथ आ गई बच्चे में। इसके अलावा हम और आप किसी बच्चे को सामाजिक संबंधों का ज्ञान दें, बड़े नहीं कहते कि सामाजिक संबंध जो होते हैं इनको समझ नहीं होती, समाज संबंधों की समझ नहीं विकसित हो पाती है। ये कक्षा में ये नहीं पता नहीं कर पाएंगे कि कोई व्यक्ति हमारा मजाक उड़ा रहा है या कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है, इवन जो है कोई हमारे दोषों को या दोस्तों को, दुश्मनों को फ़र्क नहीं कर पाते। दोस्तों दुश्मनों फ़र्क का मतलब ये है कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है या कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा सहपाठी है, ये भी बच्चे में समझ नहीं होती। तो हम पाएंगे कि ऐसे बच्चे बॉडी लैंग्वेज जो हमारे शरीर भाषा होती है, हर व्यक्ति शरीर से कुछ कहता है, शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज होती है। जैसे मान लीजिए हमने अपने कंधे गिरा दिए तो हम हताश हैं, अपनी फिंगर्स को क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मीन्स है, ऐसे कर रहे हैं मीन्स है, हम टेबल को इस तरह रखें इसका भी मीन्स है। तो अगर जो बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, तो ऐसे बच्चे जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इनको बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इनका बॉडी लैंग्वेज हमेशा डाउन मिलेगा आपको, और नया नया सीखने की समझ होती है, इसमें कुल मिला के बिल्कुल ही नील होते हैं, इनकी बिल्कुल उनको समझ नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण दोष है प्रत्यक्षात्मक दोष। ये इसको समझाने के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। प्रत्यक्षात्मक दोष होते हैं, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो बुक है उनमें भी ये शब्द दिया है। क्या समझते हैं शब्द से? पहले हम समझें प्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें अनुभव मिलता है। ज्ञानेंद्रियां मतलब आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा यानी स्किन। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो हम अनुभव करते हैं, जो फील करते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो वो सब कहलाता है प्रत्यक्ष, परसेप्शन। जो हम परसीव कर रहे हैं दूसरे को देख के, समझ के, सुन के, तो कहता था प्रत्यक्षण। शब्द क्या कहलाएगा? प्रत्यक्षण। जब व्यक्ति प्रत्यक्षण करने में असमर्थ हो, कैसे असमर्थ हो सकता है, अभी एग्जाम्पल देंगे। उसमें प्रत्यक्षण करने में असमर्थ हो तो उसे कहते हैं प्रत्यक्षात्मक दोष। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बच्चे घर में फ़ोन लगा हुआ है, टेलीफोन वाला या मोबाइल फ़ोन है, और दरवाजे में डोरबेल भी है। अब दोनों चीज़ देखना, डोरबेल बजाई जा रही है तो बच्चा जा रहा है टेलीफोन उठाने के लिए, मोबाइल उठाने के लिए। अब वो कन्फ्यूज़न है कि डोरबेल की साउंड है कि टेलीफोन की साउंड है। जब बच्चा इस प्रकार के कन्फ्यूज़न में रहे कि ये साउंड डोरबेल की है
या टेलीफोन की है तो ये कहेगा प्रत्यक्षात्मक दोष का एग्जाम्पल होगा, प्रत्यक्षात्मक दोष। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा श्रवण दोष से ग्रस्त नहीं है, सुनाई दे रहा है, लेकिन उसको क्या हुआ समस्या, प्रत्यक्षात्मक दोष हुआ। समझ में आ गया आपको? तो ऐसा बालक जिनमें ये सारी समस्याएं पाई जाती हैं, अधिगम अक्षमता असमर्थ के अंतर्गत आती हैं, इनका इलाज संभव है और बहुत अच्छे मनोचिकित्सकों द्वारा इनका इलाज होता है। अगली वीडियो में हम आपको इन अधिगम अक्षमताओं पर चर्चा करेंगे। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, ये सब विकार हैं, क्या हैं, इन पर क्या है, इस पर विशद चर्चा होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।